हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। आज अपने पढ़ेंगे प्राचीन सभ्यताएं। तो प्राचीन सभ्यताओं में पढ़ेंगे कालीबंगा, जो स्वतंत्र भारत के बाद भारत की दूसरी और राजस्थान की प्रथम सभ्यताएं हैं कालीबंगा, जिनका उत्खनन और खोज हुई। तो कालीबंगा का पहले शाब्दिक अर्थ जानेंगे अपने। शाब्दिक अर्थ काली का अर्थ है काली, काला, और बंगा पंजाबी भाषा का शब्द है। बंगा का अर्थ है चूड़ियाँ, तो काली चूड़ियाँ, इसकी वजह से ये कालीबंगा नाम पड़ा। अब इनका जो समय माना जाता है वो 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व माना गया है। और एक समय आता है इसमें 3000 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व भी इनका समय किताबों में मिलता है। तो इन दोनों में अपने चर्चा करेंगे कि 2500 से लेके 1500 ईसा पूर्व का जो काल माना जाता है, ये काल माना जाता है ताम्र पाषाणी कालीन या काल, जिसको कांस्य युगीन भी कहा जाता है। तो इन ताम्र पाषाणी काल या कांस्य युगीन जो काल है, उनका जो समय है वो 1500 से 2500 ईसा पूर्व माना जाता है। और कालीबंगा इस ताम्र पाषाणी काल के अंतर्गत आती है। तो और कालीबंगा का जो समय माना जाता है वो 3000 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस समय के अंदर 2500 से 1500 ईसा पूर्व के बीच का जो समय जिस सभ्यता का आता है वो ताम्र पाषाणी सभ्यता, यानी वहां तांबा और पाषाण इन पत्थर दोनों के ही प्रयोग हुए थे। तो इसीलिए इनके ताम्र पाषाणी काल नाम पड़ा। और इनका ताम्र पाषाणी जो नाम है उसी का कांस्य युगीन भी कहते हैं। तो ये है इनका छोटा सा एक तथ्य। अब इनकी खोज, कालीबंगा की जो खोज हुई वो स्वतंत्र भारत के बाद पहली खोज थी। ये राजस्थान का पहला स्थल है ये। तो ये अनार से शुरू हो रहा है, इसका मतलब है अम्लान घोष। इसका तथ्य याद रख लेना, ऐसे ही शुरू पहला है, स्वतंत्र भारत का प्रथम, और ये भी खोजकर्ता भी अम्लान घोष है। 1952 ईस्वी में जो हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। और सरस्वती नदी, प्राचीन सरस्वती नदी बहती थी यहाँ पे, और वर्तमान में घग्गर नदी बहती है। इसके बाएं तट पर स्थित है। तो ये नदी है, उसका नाम प्राचीन समय, उस समय जो ये सभ्यता थी उस वक्त सरस्वती नाम से जानी जाती है। आजकल इसी जगह सरस्वती की जगह घग्गर नदी बहती है। इनकी वैश्विक सत्र पे 1919 में जानकारी दी। एलपी टेसीटोरी था, और वो उन्होंने भारत भ्रमण किया और अपने पत्र के माध्यम से जॉर्ज ग्रियर्सन को पत्र लिख करके पूरी सूचना दी कि भाई यहाँ पे इस प्रकार की एक सभ्यता है। तो एलपी टेसीटोरी ने जॉर्ज ग्रियर्सन को पत्र लिखकर ये जानकारी दी इस सभ्यता की। राजस्थान का स्वतंत्रता के बाद पहला स्थल है ये, राजस्थान का पहला है, और भारत का स्वतंत्रता के बाद ये दूसरा स्थल है। तो अगला, दीनहीन बस्ती या गरीबों की बस्ती इस सभ्यता को कहा जाता है। यानी उनके अंदर जो उत्खनन कार्य हुआ, बस्तियां देखी और उनका रहन सहन वगैरह जो साक्ष्य मिले हैं, उनसे पता चलता है कि ये दीनहीन या गरीबों की बस्ती से पुरातात्विकविदों ने इनको
कहा है। दशरथ शर्मा ने इसे सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दशरथ शर्मा ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बाद में ये तीसरी राजधानी इसको कहा है। हरियाणा में राखी गढ़ी और गुजरात में धोलावीरा के बाद राजस्थान में कालीबंगा भारत का सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है। यानी राजस्थान का सबसे बड़ा है ये, लेकिन भारत का भी तीसरा बड़ा ये है। राखी गढ़ी है, राखी गढ़ी हरियाणा का, और गुजरात का धोलावीरा, इनके बाद ये तीसरा स्थान इसका आता है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण नई दिल्ली के निर्देशन में इनका उत्खनन हुआ और उत्खनन करता थे बीबी लाल यानी ब्रजवासी लाल इसका पूरा नाम है, और बी के थापर, बालकृष्ण थापर और एमडी खरे यहाँ 1961 में उत्खनन कार्य करवाया था इनका। वो तो खोज करता थे, सबसे पहले ये खोज की थी अमलानंद घोष ने 52 में, और उत्खनन कार्य 1961 में ये प्रारंभ किया भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण नई दिल्ली के निर्देशन में। और इनके थे बीबी लाल, ब्रजवासी लाल, बी के थापर, बालकृष्ण थापर और एमडी खरे के द्वारा ये उत्खनन करवाया गया। राजस्थान की ये सभ्यता पाकिस्तान के एक स्थान पे सभ्यता मिली है, उससे मिलती जुलती है, और उसका नाम है कोटदीजी। यानी पाकिस्तान के कोटदीजी स्थान पर प्राप्त पुरातात्विक अवशेष मिले हैं, और वो अवशेष अपनी कालीबंगा से मिलते जुलते हैं। तो ये पाकिस्तान का स्थल है, और इनके जो यहाँ पे जो तथ्य मिले हैं पुरातात्विदों ने, वो तथ्य अपने कालीबंगा में वैसे के वैसे तथ्य मिले हैं। तो अगला ताम्रपाषाणी काल या कांस्य युगीन, ताम्रपाषाणी काल या कांस्य युगीन कहा जाता है। इसको क्यों कहा जाता है? यानी ताम्रपाषाण कालीन या कांस्य युगीन सभ्यता माना है क्योंकि इनका काल माना जाता है 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच, और इसी के बीच में ये क्या है, सभ्यता विकसित हुई है। तो इसको ताम्रपाषाण यानी तांबे का भी प्रयोग हुआ, पाषाण यानी पत्थर के भी औजार बने थे। तो तांबा और पत्थर का समांतर रूप से औजार उनका प्रयोग हुए, इसलिए इसको ताम्रपाषाणी कालीन माना। और ये ताम्रपाषाण काल जहां माना जाता है वो इस काल को माना जाता है 2500 से 1500 ईसा पूर्व के बीच का जो काल है वो ताम्रपाषाणी काल माना जाता है। और इसका उपनाम माने तो ये भी है कांस्य युगीन। कांस्य युगीन का मतलब यही है कि ताम्रपाषाणी काल है उसी को कांस्य युगीन माना जाता है, जिसका काल, और ये जो कालीबंगा स्थल मिले हैं अपने, इसका जो काल माना जाता है वो माना जाता है 3000 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक। यानी ये इनके बीच का काल आता है, इसलिए ताम्रपाषाण कालीन ये सभ्यता मानी जाती है। ये कालीबंगा का है 3000 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व, और ये है काल है 2500 से 1500 ईसा पूर्व, कांस्य युगीन या ताम्रपाषाण कालीन समय। यहाँ का उत्खनन का प्रमाण का आधार दो कालों का माना जाता है। यहाँ जो उत्खनन होने के बाद जो प्रमाण मिले हैं वो माना जाता है, एक तो प्रारंभिक हड़प्पाकालीन और एक है विकसित हड़प्पाकालीन। हड़प्पाकालीन दो तरह के ये स्थान माने गए हैं कि भाई दो, एक तो ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो प्रारंभिक हड़प्पा यानी हड़प्पा से पहले के जो थे वो है 3000 से 2700 ईसा पूर्व के, और विकसित हड़प्पाकालीन थे वो 2600 1900 ईसा पूर्व के साक्ष्य यहाँ पे मिले हैं। सरस्वती यानी नदी के, आजकल जिसको घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है, पहले ये सरस्वती नदी बहती उसकी जगह, तो सरस्वती यानी घग्गर नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता के 25 स्थल मिले। ये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों में ये तथ्य दिया हुआ है कि 25 स्थल मिले हैं टोटल सिंधु घाटी सभ्यता के इस नदी के, सरस्वती नदी के किनारे, जिसमें कालीबंगा एक है, जिसमें कालीबंगा का भी स्थान है। तो 25 स्थल है, इनको विशेष रूप से आप ध्यान में रखना। नगर योजना, कालीबंगा की जो नगर योजना है वो कैसी थी?
कालीबंगा में मुख्य रूप से नगर योजना के 2 टिल्ले प्राप्त हुए। नगर योजना के 2 टिल्ले, एक तो पूर्वी टिल्ला और एक है पश्चिमी टिल्ला। पूर्वी टिल्ला के अंदर जो निवास होते थे वो साधारण घरों की बस्तियां थी, साधारण घरों की बस्तियां, सामान्य जन बसते थे, सामान्य लोग वहां रहते थे। और पश्चिमी टिल्ला है, वहां पे दुर्ग यानी राजा रहते थे और राजा का पूरा मंत्रालय वो वहां बैठता था। तो ये पश्चिमी टिल्ला जो ऊपर का टिल्ला होता था और ये पूर्वी टिल्ला थोड़ा नीचे, उस हिसाब से ये बसे हुए थे। दोनों के दोहरी सुरक्षा प्राचीर है यानी दीवार है, जिस हिसाब से ये है पूर्वी टिल्ला और ये है पश्चिमी टिल्ला। अब इनके दीवार तो है ही, ये है इस जगह इसके दीवार है और इनके दोनों के दीवार हो रहे, इस हिसाब से इनके 4 दीवारी की हुई है, डबल यानी डबल दीवारें की हुई है। प्रमुख साक्ष्य अब अपने देखेंगे कि उत्खनन हुआ तो उस उत्खनन में यहां प्रमुख साक्ष्य के रूप में उनको क्या क्या चीजें मिली। तो जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले जो संसार में प्राचीन है, यानी खेत जोतेड़ो या मिलो और जो संसार में सबसे प्राचीन है, कहीं नहीं मिला, सबसे पहले यहीं पे मिला था। जूते हुए खेत का साक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया। ये कृषि औजार तांबे के बने हुए मिले हैं, कृषि औजार है वो जितने मिले वो तांबे के, क्यों ताम्र पाषाणी है। मुख्य फसल गेहूं हुआ करती थी यहाँ पे, जौ बाजरा कपास सरसों चना, ये यहाँ पे मुख्य फसलें का साक्ष्य मिला है। लेकिन यहाँ भ्रम पैदा करने के लिए यहाँ देते हैं चावल, विशेष रूप से ध्यान रखना चावल, क्योंकि आजकल हनुमानगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, तो इस चक्कर में ये चावल का ऑप्शन दे देते हैं। तो चावल उस वक्त नहीं मिले थे, यहाँ पे गेहूं मिला है, जो बाजरा कपास सरसों और चना, ये भ्रामक है, ये भ्रम पैदा कर सकता है, चावल को कट करना है, यहाँ चावल नहीं मिले हैं। वैदिक साहित्य में वर्णित यानी इसके जो मुख्य फसलें हैं उनका वैदिक साहित्य में भी वर्ण मिलता है कि बहुधान्यदायक था ये स्थान, ये जो स्थान था बहुधान्यदायक था, स्थान है बहुधान्यदायक यानी बहुत ज्यादा धान यहाँ होता था। तो आगे घर जो मिले हैं वो धूप में पकाई हुई ईंटों के मिले हैं, धूप से पकाई हुई ईंटों के घर यहाँ प्राप्त हुए। धूप में पकाई गई ईंटों का प्रयोग यहाँ मकान बनाने में किया गया है। धार्मिक प्रमाण के रूप में 7 अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य भी मिले हैं, ये धार्मिक प्रमाण है। अग्निवेदिकाएं मिली है, कितनी मिली है, अंक याद करना इसका 7। मिट्टी के बर्तनों और मुहरों पर जो लिपि लिखी गई है, मिट्टी के बर्तन और मुहर जो मिली है उन पे जो लिपि लिखी गई है, लिखित जो है वो है सिंधु लिपि। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है, तो सीधी सी बात है सिंधु लिपि होगी, तो सिंधु लिपि है, विशेष रूप से इसका ध्यान रखना। बर्तनों का जो रंग है ये पूछा जाता है कई बार, बर्तन कैसे थे, लाल रंग के थे, बर्तनों का रंग तो लाल था लेकिन इनके ऊपर काली और सफेद रंग की रेखाएं विद्यमान है, काली और सफेद रंग की रेखाएं। पानी निकासी के लिए यानी अपने घरों से पानी निकासी के लिए लकड़ी और ईंटों की नालियां बनाई हुई मिली है यहाँ, यानी उनके घरों के आगे ये लकड़ी और ईंटों की नालियां बनाई हुई मिली है। मृतक के प्रति श्रद्धा और धार्मिक भावनाओं को व्यक्त करने का साक्ष्य भी मिला है, और उस साक्ष्य के रूप में 3 समाधियां मिली है। कितनी समाधियां मिली है, 3। मृतक के प्रति श्रद्धा और धार्मिक भावना के लिए समाधि के रूप में उनका पदस्थापन किया जाता था, छोड़ा जाता था। आने वाले भूकंपों का सबसे पुराना साक्ष्य यानी जो भूकंप आते हैं उनका यदि कोई सभ्यता से साक्ष्य मिला है तो सबसे पुराना साक्ष्य यहीं से मिला है। भूकंप आने का साक्ष्य सबसे प्राचीन है जो यहीं से प्राप्त हुआ है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी याद रखने। और शल्य चिकित्सा, चीर फाड़ वाला जो काम था, शल्य चिकित्सा, जो धनवंतरी हुआ करते थे तो वो शल्य चिकित्सा धनवंतरी वाली ये पहले थी। और शल्य चिकित्सा का प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं कि एक बच्चे की खोपड़ी मिली और खोपड़ी में 6 छिद्र मिले हैं। वो प्रमाणित करता है
कि उस समय भी मस्तिष्क की जो बीमारी होती थी उसका शोध होता था, यानी उसका भी कुछ इलाज होता था। बेलनाकार तंदूरे मिले हैं, बेलनाकार तंदूरे मिले। ये तंदूरे बताते हैं कि यहाँ ईरान और पश्चिमी एशिया से इनके संबंध था। कालीबंगा का ईरान और पश्चिमी एशिया का संबंध बताने वाला तथ्य जो मिला है वो बेलनाकार तंदूरा मिला है, क्योंकि बेलनाकार तंदूरे ये ईरान की और पश्चिमी एशिया की सभ्यताओं में मिलता है। तो ये तथ्य इन्होंने मिलाया, इससे पता चलता है कि यहाँ उनका संबंध रहा है। मिट्टी के बेलनाकार मुहरे में मिली, मिट्टी की जो मुहरे हैं उनका तथ्य, इस तथ्य से पता चलता है कि मेसोपोटामिया की मुहरों के समान है, यानी इसका मतलब है कि मेसोपोटामिया है उसका भी यहाँ पे संबंध रहा है, क्योंकि उनकी जो मुहरे मिली है बेलनाकार वो मुहरे मेसोपोटामिया की मुहरों से मिलती जुलती है। कब्रिस्तान भी मिला है और मूर्ति कला में मिट्टी की मरण मूर्तियां खूब मिली है, जो हाथी की, बैल की, सबकी मिली है, लेकिन सर्वाधिक जो मरण मूर्तियां मिली है वो आक्रामक सांड की मिली है। आक्रामक सांड है, इसको दिखाया गया, इसकी मूर्ति सर्वाधिक मिली है। इनके अलावा बैलगाड़ी, हवन कुंड और मिट्टी का चबूतरा ये भी यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। तो ये थी अपनी प्राचीन सभ्यता, राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता, जहाँ प्रत्येक कंपटीशन में इनसे 1% 2% निश्चित रूप से आते हैं। चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, तो उम्मीद करते हैं कि आपको बढ़िया तरीके से इन्होंने समझा है और आप पढ़ोगे, आगे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे। फिर मिलते हैं अपने न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।